folks, hello viewers, I'm back. Hello, I'm Pragya Agrawal. I'm back with the series Economy in News and today's topic is the very famous inflation, जिसके लिए इंडिया काफ़ी फेमस है, right? Yes, inflation the fierce monster और हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये इमेज देख के आपको शायद पता चल गया होगा, right? So चलो, the context, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इन्फ्लेशन? नॉट जस्ट क्योंकि सबवे ने फ्री चीज़ हटा दिया है सैंडविचेस से या डोमिनोज ने टमाटो हटा दिया है पिज़्ज़ा से, बट बिकॉज रिटेल इन्फ्लेशन जो है अभी वो 15 मंथ हाई पे है 7.44%, जो वे अबाव है आरबीआई की टारगेट रेंज। आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है कि हमें कितना इन्फ्लेशन मेंटेन करना है, 4% प्लस माइनस 2%, मतलब हाई लिमिट क्या है 6% है। और अभी इन्फ्लेशन क्या है, अभी इन्फ्लेशन है 7.44%, राइट? अभी इन्फ्लेशन है 7.44%, मतलब वे अबाउ आरबीआई's इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ 2 to 6% या 4% प्लस माइनस 2%। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ते हैं तब हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क भी पढ़ते हैं और उसी में इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेंज मेंशन्ड है जो अभी 2021 में रिवाइज भी किया था आरबीआई ने और सेम मेंटेन किया है, राइट? नाउ दूसरा रीजन है वेजिटेबल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाइक कर रहे हैं, सीरियल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन 11.5% है जो काफ़ी ज़्यादा है। सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम डिस्कस करते हैं उसमें जो कंज्यूमर बास्केट होता है उसका हाफ पोर्शन फूड प्रोडक्ट्स कंप्राइज करते हैं और अभी इन्फ्लेशन 11.5% है, राइट? सीपीआई, डब्ल्यूपीआई या जो भी इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं ये सब स्टैटिक पार्ट है जो आज मैं नहीं डिस्कस करने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ करंट ट्रेंडिंग जो इन्फ्लेशन ट्रेंड्स हैं अभी इंडियन इकोनॉमी में वो डिस्कस करेंगे, उसके रीजंस क्या हैं और उसके लिए स्टेप्स क्या लिए हैं प्लस वे फॉरवर्ड क्या है, राइट? ओके, अभी जो कोर इन्फ्लेशन है, अभी नहीं समझ में आ रहा है कोर इन्फ्लेशन क्या है, डोंट वरी, विल बी लुकिंग एट इट नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? कोर इन्फ्लेशन जो है अभी, ये अच्छी बात है कि 39 मंथ लो पे है, अभी 4.9% है, ये भी पहले 7-8% गया है बट अभी हम मेंटेन करके उसको 4.9% लेके आ पाए हैं जो आरबीआई के इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क में कवर होता है। ओके, ये विद इन रेंज है। ओके, सो दिस इज गुड। तो ये था कंटेक्स्ट कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज इन्फ्लेशन, राइट? नाउ सम की टर्म्स, इन्फ्लेशन क्या है? persistent rise है, that means persistent rise, consistent rise in the price levels in an economy over a period of time। मतलब यदि किसी भी प्रोडक्ट में प्राइस कंसिस्टेंटली राइज कर रहा है तो हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट? देन कमिंग टू हेडलाइन इन्फ्लेशन, हम हमेशा सुनते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, न्यूज़पेपर में भी ये टर्म्स काफ़ी बार रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर में यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भी पूछ चुका है और क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में शायद ये क्वेश्चन अपीयर हो, ठीक है? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन इज ओवरऑल इन्फ्लेशन, ठीक है? ओवरऑल इन्फ्लेशन जिसमें फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है। फूड और फ्यूल काफ़ी वॉलेटाइल हैं, इनके प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, राइट? रेगुलरली फ्लक्चुएट होते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। ओके, तो फूड एंड फ्यूल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, इनको इंक्लूड करके और साथ में नॉन वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स जो बाकी दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज है जिनके प्राइसेस इतने फ्लक्चुएट नहीं करते हैं उन सबको ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, ठीक है, राइट? उसके अलावा आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन में सिर्फ नॉन वॉलेटाइल गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, मतलब फूड एंड फ्यूल एक्सक्लूड करके, सिंपली फूड एंड फ्यूल हम एक्सक्लूड कर देंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन से तो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है? हम ये भी लिख सकते हैं कि कोर इन्फ्लेशन is equals to headline minus food plus fuel inflation। ओके, सो दिस इज कोर इन्फ्लेशन। फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन हटा देंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन से तो कोर इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये डिफरेंस काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नाउ व्हाट आर द रीजंस, अभी इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन क्यों है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है? अभी देर इज़ नॉट वन रीज़न या टू रीज़न क्योंकि रेनफॉल नहीं है या फसल खराब हो गई है, वो नहीं रीजंस हैं, वो है रीजंस बट सिर्फ वही रीजंस नहीं है। सो विल बी लुकिंग इनटू कि क्या क्या रीजंस है कि इनकी वजह से इन्फ्लेशन अभी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट? सो पहले सप्लाई साइड फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से वेजिटेबल इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है इकोनॉमी में। ओके,
सप्लाई साइड फैक्टर्स, एक तो वाइट फ्लाई डिसीज, ये वाइट फ्लाई है, ये वाइट फ्लाई क्या करती है, ये हार्वेस्ट को ईट कर लेती है, टोमेटोज हो गए या कॉटन हो गया, उनके हार्वेस्ट जो या उनकी क्रॉप्स को खा जाती है और जिसकी वजह से हार्वेस्ट कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम होता है। और सेम चीज़ अभी टोमेटोज के साथ भी हुई है, वाइट फ्लाइज डिसीज की वजह से हार्वेस्ट काफ़ी कम हुआ था। सेकेंड रीज़न क्या था कि रेनफॉल काफ़ी कम हुआ है। हिमाचल, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर और नॉर्दर्न स्टेट्स के कुछ एरियाज को छोड़ के बाकी इंडिया में काफ़ी कम रेनफॉल हुई है, राइट। तो रेनफॉल कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम हुआ है, यील्ड कम हुआ है, मार्केट में सप्लाई शॉर्टेज होगा, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड पता है सबको, सप्लाई कम है, डिमांड स्टैटिक है, तो प्राइजेस बढ़ेंगे, ठीक है, दिस थिंग। देन अभी क्या हो रहा है, नाउ हियर लिंकिंग अल नीनो। अल नीनो देखो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमी लिंकेज देख रहे हैं, ये आना चाहिए, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट करना है आपस में सब्जेक्ट्स को, ये आना चाहिए, राइट। अल नीनो की वजह से क्या होता है, इंडिया में इम्पैक्ट होता है कि रेनफॉल कम होती है, ठीक है। अल नीनो कमिंग मंथ्स में और स्ट्रेंथन होने वाला है, जिसकी वजह से रेनफॉल कम ही होगी इस सीजन इंडिया में, ठीक है, तो हार्वेस्ट और कम होगा, जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अभी, वेजिटेबल इन्फ्लेशन, ये स्पेक्यूलेटिव है बट स्टिल इन्फ्लेशन इज राइजिंग, ठीक है। तो क्या रीजंस हो गए, सप्लाई साइड फैक्टर्स, वाइट फ्लाई डिसीज, लो रेनफॉल एंड इंक्रीजिंग लाइक्लीहुड ऑफ अल नीनो, ठीक है। नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है, जब इन्फ्लेशन राइज होता है इकोनॉमी में इम्पोर्ट फैक्टर्स की वजह से, हम फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल क्रूड ऑयल का लेते हैं, यदि हम क्रूड ऑयल महंगा इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी में इम्पोर्ट की वजह से इन्फ्लेशन होगा, राइट। तो जब हम महंगी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस वजह से जो इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में, या वीक रुपी होने की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में, उसको हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्यों है इकोनॉमी में, अब बेस्ट रीजंस ये हमेशा 2 साल से हम कोट करते आ रहे हैं, डिस्ट्रप्शंस, कोविड की वजह से जो डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, चाइना में तो मैन्युफैक्चरिंग अभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाई है क्योंकि वो जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो कर रहा था, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, राइट, और वही सप्लाई करता है, वो तो सप्लाई फैक्ट्री है वर्ल्ड के लिए, राइट, तो सप्लाई शॉर्टेज हुआ है, ठीक है, नॉट जस्ट चाइना, बाकी कंट्रीज में भी सप्लाई शॉर्टेज हुआ है, राइट। कोविड की वजह से जो प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शंस हुए थे उसकी वजह से जो सप्लाई शॉर्टेज है अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाई है चीज़ें, राइट, इसकी वजह से सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से प्राइजेस राइज हुए हैं। सेकेंड, रशिया यूक्रेन वॉर जो अभी तक चल रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हुआ है कि क्रूड ऑयल में स्पेसिफिकली रशिया ने बाद में प्राइसेस गिराए हैं, बट इनिशियली रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा राइज हुए थे, ओके। ऑयल प्राइसेस कितने ज़्यादा शॉर्ट हो गए थे हमें पता है, वी वर क्राइंग और रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट कि कम करो पेट्रोल डीजल के प्राइस, ठीक है, बट रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फ्यूल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे, तो एक फैक्टर ये भी था, ओके। नाउ सम मोर रीजंस, सीरियल्स में प्राइस राइज क्यों हो रहा है, गेहूं, चावल, इन सब में प्राइस राइज क्यों हुआ है। सबसे पहले रशिया का डिसीजन टू टर्मिनेट ब्लैक सी ग्रेन डील, अभी इंटरनेशनल रिलेशंस हम इकोनॉमी से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रशिया, ब्लैक सी ग्रेन डील क्या था, ब्लैक सी ग्रेन डील के अंडर में रशिया जो था वो ब्लैक सी के थ्रू जो अफ्रीकन कंट्रीज थी उनको ग्रेन्स, वीट और राइस इन सब का सप्लाई करने वाला था, राइट, बट उसने ये डील टर्मिनेट कर दी और उसने बोला अब मैं वीट नहीं सप्लाई करूंगा। वीट शॉर्टेज हुआ अफ्रीकन कंट्रीज में, इंडिया में उस वक्त बम्पर हार्वेस्ट था, इसलिए इंडिया ने बोला कि हम सप्लाई करेंगे अफ्रीकन नेशंस को वीट। अब इंडिया ने अफ्रीकन नेशंस को वीट सप्लाई करने का सोचा तो इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में क्या हो गया, वीट क्रंच हो गया, मतलब वीट की शॉर्टेज हो गई डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है। अब शॉर्टेज हो गई है, किसी चीज़ का सप्लाई कम हुआ है, अगेन डिमांड स्टैटिक है, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, वही कंसेप्ट हर जगह फॉलो हो रहा है, राइट। उसके अलावा क्या हुआ कि जो वीट ग्रोइंग कंट्रीज थी, वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी, वहाँ पे ड्राई कंडीशंस बनी, रेनफॉल नहीं हुआ, हार्वेस्ट नहीं हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, अगेन इंडिया ने सप्लाई किया और डोमेस्टिक मार्केट में हमारे यहाँ पे वीट का शॉर्टेज हुआ, राइट। देन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अभी जब इन्फ्लेशन हम पढ़ते हैं हम 2 टाइप्स के इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल। कॉस्ट पुश जब सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से होता है कि प्राइसेस राइज हुए हैं इनपुट्स के, ठीक है, तब होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है जब डिमांड बढ़ी है इकोनॉमी में, डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में बट सप्लाई कांस्टेंट है, तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइसेस बढ़ते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन अभी क्या हुआ इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन एसेंशियल्स में बढ़ा है, एसेंशियल्स में बढ़ा है मतलब कि वो कमोडिटीज जो हमें रेगुलरली लगती है, टमाटर नहीं है थाली में तो कितना बेकार लग रहा है, राइट, तो एसेंशियल कमोडिटी है वो, क्योंकि वेजिटेबल में प्राइस राइज है,
सीरियल्स में प्राइस राइज है, ठीक है, ये एसेंशियल कमोडिटीज है, बट इनका कंजम्पशन क्या हम कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। डिमांड इनइलास्टिक रहने वाली है। इनइलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस कितने भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहे हैं, डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, दैट इज व्हाट इज इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। इनइलास्टिक डिमांड है, अब डिमांड इसी लेवल पे है, सप्लाई यहाँ पे आ गया है, ये गैप कवर करने के लिए प्राइजेस राइज होते हैं, ठीक है। अगेन लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, दिस थिंग। अब इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन, यदि एसेंशियल कमोडिटीज में इन्फ्लेशन है तो हमारे लिविंग कॉस्ट इंक्रीज होंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, क्योंकि अब फूड पे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हम खा तो उतना ही रहे हैं बट पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, राइट, दिस थिंग। बट और दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन का एक जनरलाइज्ड इम्पैक्ट है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है। हम देखते हैं हमारे यहाँ घर में भी दादा दादी बताते हैं कि पहले 1 रुपए में इतनी चीज़ें आ जाती थी और अब 1 रुपए में कुछ भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर कम हुई है, मनी की वैल्यू कम हुई है, और ये क्यों हुआ है? इन्फ्लेशन की वजह से। सो दिस इज व्हाट इज परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर कम हुई है, राइट, दिस थिंग। उसके अलावा सेकेंड रीजन बीइंग इंक्रीज इन कैपेक्स। कैपेक्स क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट्स करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवेज, रोडवेज ये बनाने में, या एनर्जी सेक्टर में जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लाया अभी गवर्नमेंट ने, और उसके अंडर में कुछ वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, राइट। तो ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट कर रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो इनकम होगी, इनकम होगी तो क्या होगा? एक देखो विशेष साइकिल चलता है, एक विशेष साइकिल चलता है कंप्लीटली, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इंक्रीज होने से क्या होता है? फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, रोड्स बनवाना है गवर्नमेंट को तो खुद जाके तो नहीं बनाएगी, लोगों से ही बनवाएगी, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इनकम बढ़ेगी, ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, पैसे आते हैं तो हम जाते हैं ना कपड़े खरीदने, राइट। तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट के हाथ में फिस्कल पॉलिसी है, आरबीआई के हाथ में मॉनेटरी पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी की इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक्सपेंडिचर को कम करेगी, क्योंकि उसके एक्सपेंडिचर की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा था। ऑल्दो उसके एक्सपेंडिचर की वजह से ग्रोथ भी बढ़ रही है इकोनॉमी में, बट क्योंकि इन्फ्लेशन एक बार जब लेवल के ऊपर चले जाता है तब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करना पड़ता है, राइट। ये एक विशेष साइकिल ऑफ इकोनॉमी हम कहते हैं इसे। ओके, सो यहाँ पे समझ में आया कि कैपेक्स इंक्रीज हुआ है, गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ये चीज़ फॉलो की। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडिंग इन, ये टर्म पहले यूपीएससी पूछ चुका है, मेंस में भी क्वेश्चन आया है इस पे, ठीक है। क्राउडिंग इन क्या होता है? क्राउडिंग इन मतलब कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ाने से जब प्राइवेट सेक्टर भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स ला रहा है तो उसको हम क्राउडिंग इन बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों करेगा? गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग बनाई है, वहाँ पे प्राइवेट्स आके बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, सो दिस इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडिंग इन, ओके। तो प्राइवेट्स भी अब लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, फिर इनकम बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन होगा। यही चीज़ हो रही है अब इकोनॉमी में, इसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। होप की चीज़ें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, राइट। कुछ स्ट्रक्चरल रीजंस है इंडियन इकोनॉमी में जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हमारे यहाँ बना रहता है, राइट। पहले सेकंड रीजन डिस्कस कर रही हूँ, वीक रुपी। वीक रुपी लास्ट ईयर ज़्यादा खराब सिचुएशन थी जब रुपी फॉल होता जा रहा था कंटिन्यूसली, अभी सस्टेन्ड है बट लास्ट ईयर ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब थी। ऐसा बार बार होता है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। बट लास्ट ईयर ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व वैसे इंटरेस्ट रेट्स हाइक नहीं करता है, बट लास्ट ईयर यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए थे, इसको फेड टेपरिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जब यूएस ने इंटरेस्ट रेट्स हाइक करे तब हमारे यहाँ पे क्या हुआ? हमारे जो इन्वेस्टर्स थे वो उठ के यूएस चले गए, एफडीआई हमारे यहाँ से चले गया, उसको बोलते हैं कैपिटल फ्लाइट, ठीक है। कैपिटल फ्लाइट जब इंडियन मार्केट में हुआ, इंडिया से इन्वेस्टमेंट्स कम हुए, तो फिर क्या हुआ? इंडिया में रुपी गिरने लगा, ठीक है। हमारी जो करेंसी है इंडियन नेशनल रुपी INR, वो कम होने लगी कंपेयर टू यूएस डॉलर, ठीक है। यूएस डॉलर के कंपैरिजन में INR वीक होने लगा, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट्स महंगे हुए। तो ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमने जो पिछले स्लाइड्स में देखा वो समझ में आया क्यों हुआ, राइट। तो ये मेजर रीजन था लास्ट ईयर इन्फ्लेशन ग्रो करने का,
ओके दूसरा रीज़न जो हमेशा इंडियन इकोनॉमी में होता ही है वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस केरला में ग्रो कर रहे हैं और वो एमपी में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो केरला में जो राइस हो रहे हैं वो एमपी तक ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है। जब वो एमपी में आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करके सेल होंगे, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। चाइना में ये 6 to 7% है, बट इंडिया में ये 14 to 16% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। अभी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, उसमें गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि हम 8 to 9% लेके आएंगे इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। लेट्स सी हम वो कैसे करते हैं, बट मेजर रीज़न इंडिया में इन्फ्लेशन का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होना भी है, ओके। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अभी हम देख पा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इसके लिए? गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं? अभी रिसेंटली 2 दिन पहले का न्यूज़ था कि अनियन पे एक्सपोर्ट्स में 40% ड्यूटी लगाई है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब एक इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि क्या मेजर्स लेने चाहिए इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। उसमें एक उसका आंसर था एक्सपोर्ट कंट्रोल। जब हम एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर देते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ा रहे हैं किसी भी चीज़ का, राइट। डोमेस्टिक मार्केट में जब हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो हमारे डिमांड की हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्राइस लेवल्स ड्रॉप होंगे जब सप्लाई बढ़ेगा, तो राइट। वही लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड अगैन एंड अगैन, ठीक है। तो अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, 40% ड्यूटी लगा दी अनियन एक्सपोर्ट्स पे। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स डिस्करेज होंगे अनियन के, ठीक है। ये क्यों किया, ये बहुत प्रिकॉशनरी मेजर है। अनियन के प्राइसेस थोड़े ही हाइक हुए थे, गवर्नमेंट को लगा टमाटो वाली सिचुएशन नहीं हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने 40% ड्यूटी हाइक किया है अनियन के एक्सपोर्ट्स पे, ओके। तो अब इससे एक्सपोर्ट्स डिस्करेज होंगे और मार्केट में, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बना रहेगा और प्राइस राइज नहीं होंगे। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या किया, जब वीट के प्राइसेस बढ़ रहे थे, ठीक है, तब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक्सपोर्ट बैन किया, ठीक है। एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए वीट के, नॉन बासमती राइस और शुगर के, जब इनके प्राइसेस बढ़ रहे थे पास्ट फ्यू मंथ में। हम इन्फ्लेशन सिर्फ जुलाई अगस्त के लिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। और टोमेटो के प्राइसेस भी आज हाइक नहीं हुए हैं, ठीक है, ये 3-4 मंथ से चल रहा है, ओके। सो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करेंट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं इंडियन मार्केट में वो डिस्कस कर रहे हैं, ओके। सो बैनिंग एक्सपोर्ट्स बैन करें, ओके। देन स्टॉक लिमिट्स लगाई उसने सीरियल्स पे और ये तुअर और उड़द की दालों पे, जब इनके प्राइस राइज हो रहे थे स्टॉक लिमिट्स लगाई। मतलब क्या किया कि स्टॉक लिमिट जब भी गवर्नमेंट इम्पोज करती है, या एसेंशियल कमोडिटीज बिल जो लेके आई थी 3 फार्म बिल्स में, उसमें भी ये प्रोविजन था कि स्टॉक लिमिट सेट करेगी गवर्नमेंट। स्टॉक लिमिट सेट करने से क्या होता है, होर्डिंग कम होती है, ठीक है। गवर्नमेंट बोल देती है इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। अब कोई होर्ड नहीं करेगा तो मतलब मार्केट में सप्लाई बना रहेगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा, राइट, दिस थिंग। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक्स रिलीज करे हैं। बोला है कि 5 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट हमने मार्केट में रिलीज किया है, 2.5 मिलियन टन्स ऑफ राइस रिलीज हुआ है मार्केट में, ओके। तो इसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में और इनके प्राइसेस कम होंगे, ओके। देन गवर्नमेंट ने जब पेट्रोल डीजल के प्राइस राइज हो रहे थे तो एक्साइज कट किया था। एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग पे मिलती है, हम क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी पे कट किया था गवर्नमेंट ने, अपनी पॉकेट में कम पैसा आने दिया ताकि पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ प्रीवियस स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए। आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए हैं? आरबीआई ने अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी लास्ट वीक, यदि आप लोगों को याद हो तो। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम स्टैटिक पार्ट में डिस्कस करते हैं, यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बोला कि हम कोई रेट कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट कट करती है मॉनेटरी पॉलिसी तो उससे क्या होगा, क्रेडिट फ्लो बढ़ता है मार्केट में। क्रेडिट फ्लो बढ़ता है मार्केट में तो क्या होता है कि लिक्विडिटी बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, वो फिर से वो साइकिल रिपीट होता है, राइट। तो अभी रेट कट बोला है आरबीआई ने हम नहीं करेंगे, यदि किया तो लिक्विडिटी बढ़ेगी और वो कंट्रोल करना है, राइट। तो अभी कोई रेट कट नहीं किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, इतना क्या है। अब फूड इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग आरबीआई ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जो गवर्नमेंट के फिस्कल या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पर डिपेंड करती है, या मार्केट सिचुएशंस या हार्वेस्ट कैसा हुआ है उस पर डिपेंड करती है, राइट। तो आरबीआई फूड इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग ऐसे ज़्यादा नहीं कर सकता है, बट हाँ लिक्विडिटी मार्केट में नहीं हो ज़्यादा, इसलिए आरबीआई ने रेट कट नहीं किए हैं, ओके। और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इस रिगार्डिंग? तो सबसे पहले हमें लिबरलाइज करने होंगे इंपोर्ट्स। हम अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कंट्रोल पे फोकस कर रहे हैं, राइट। अनियन हो गया
या वीट हो गया, हर चीज़ के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहे हैं। बट हमें क्या करना चाहिए, हमारे इंपोर्ट्स लिबरलाइज करना चाहिए, इंपोर्ट्स पे ड्यूटी कट करो, ठीक है, जितना इंपोर्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा इंपोर्ट करो, ठीक है। तो हमें इंपोर्ट्स लिबरलाइज करने होंगे एटलीस्ट तब तक के लिए जब तक प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में, राइट, दिस थिंग। उसके बाद एक फैक्टर आता है ग्रोथ इन्फ्लेशन बैलेंस, जो हमें करना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी में हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है, ग्रोथ इन्फ्लेशन डाइकॉटमी, जिसके लिए मैं कभी और लेक्चर प्रिपेयर करूंगी। बट फॉर नाउ अभी हम ये समझे कि ग्रोथ इन्फ्लेशन हमें बैलेंस करना रहेगा। इन्फ्लेशन मेजरली आरबीआई का फोटे है, इन्फ्लेशन मेंटेन करना, और ग्रोथ गवर्नमेंट का, ग्रोथ गवर्नमेंट का, राइट, गवर्नमेंट ओवरसी करता है ग्रोथ को, ओके। तो ये फिस्कल पॉलिसी के थ्रू और इन्फ्लेशन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, ओके। तो ग्रोथ इन्फ्लेशन बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। यदि आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फोकस कर रहा है या फॉलो कर रहा है, तो उससे ये नहीं होना चाहिए कि हमारा क्रेडिट ग्रोथ कम हो और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो, ठीक है। तो ग्रोथ इन्फ्लेशन बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए इकोनॉमी में, राइट। उसके बाद हमें हमारे इंपोर्ट सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने होंगे। यदि हम अभी एक ही कंट्री पे रिलाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ के इंपोर्ट के लिए, तो हमें दूसरी कंट्रीज के पास भी जाना पड़ेगा, राइट। जैसे कि हमने क्रूड ऑयल को लेके किया, हम पहले सिर्फ और सिर्फ वेस्ट एशिया पे रिलाई करते थे क्रूड ऑयल के लिए, बट अब हम रशिया पे भी जा रहे हैं, हम यूएस पे भी जा रहे हैं क्रूड के सप्लाई के लिए, राइट, ठीक है। तो हमें हमारे इंपोर्ट सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने होंगे ताकि कभी भी हमारे मार्केट में शॉर्टेज नहीं हो किसी चीज़ का, राइट। तो हम इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, फिनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी कुछ 2-3 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ ट्रांजिटरी है अभी, ठीक है, और ये कुछ आने वाले टाइम में मॉडरेट हो जाएगा अपने आप से, ये एक्सपेक्टेड है। जैसे ही मार्केट में कंडीशंस नॉर्मल होती है वैसे ही ये मॉडरेट हो जाएगा। बट द सिल्वर लाइनिंग इज कि कोर इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन का कंट्रोल में आना एक बहुत अच्छी बात है, ओके। सो हम शायद वापस ट्रैक पे जा रहे हैं इन्फ्लेशन को लेके, बट फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन के लिए अभी भी हमें विजिलेंट रहना होगा, ओके। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड रिगार्डिंग द करंट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ भी क्वेरीज हैं आप हमेशा कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। चलो, ओके, बाय बाय, एंड आई विल सी यू विथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।